हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता होगा, बिहार स्टेट का जो फॉर्म है वो फिलअप होना शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि आपने अपना फॉर्म भी फिलअप कर दिया होगा। जिन्होंने अपना फॉर्म अभी तक फिलअप नहीं किया है, उम्मीद है कि वो जल्द ही अपना फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपके अंदर सबसे बड़ी एक बात आती है कि अब इसकी तैयारी कैसे करना है। तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपका ज़रूरी है कि जो प्रश्न पिछली बार जो स्टेट में पूछा गया था उस प्रश्न को पहले कंप्लीट करना है। वो प्रश्न आप कंप्लीट कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछ रहा है और किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है और इसका सिलेबस भी क्या है। तो सिलेबस आप सभी को पता ही होगा। 9th और 10th जिनका भी पेपर 1 है उनके लिए 9th और 10th का जो SCERT बिहार का जो बुक है उसी से प्रश्न रहेंगे। ठीक, अगर किन्हीं का सोशल साइंस है तो सोशल साइंस 9th-10th पढ़िए, अगर साइंस है तो साइंस 9th-10th पढ़िए, और किन्हीं का पेपर 2 है तो वो अपना 11th और 12th जो बिहार का जो SCERT का बुक है NCERT का उसको आप फॉलो कीजिए। तो इसी क्रम में आज से हम अपने इस चैनल पे जो भी स्टेट 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसके सभी प्रश्नों को अपने इस चैनल पे टोटल कराने वाले हैं। इससे पहले हमने जो स्टेट का जो भी प्रश्न था उसको अपने इस चैनल पे करा दिया है, लेकिन फिर हम दोबारा अपने इस चैनल पे आपको स्टेट का जितना भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था सारे शिफ्ट को और सारे सब्जेक्ट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को अपने इस चैनल पे कराने वाले हैं। तो इसलिए अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जब हम आपको वीडियो लेकर आए तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको कंप्लीट इस चैनल पर क्वेश्चन बैंक जो स्टेट का एग्जाम हुआ था उसको पूरा कराया जाएगा। आज हम सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था, देखिए डेट क्या था 6/9/2023 को एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या है सोशल साइंस है और सोशल साइंस का टोटल 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें यह पहला शिफ्ट है। यहाँ पे शिफ्ट 1 दिया हुआ है। यह टाइमिंग था 10 से 12:30 बजे और पेपर इसका कोड था 112। इसी तरह हम साइंस, उसके बाद पेपर 1 के लिए साइंस, उसके बाद से हिंदी और भी सब्जेक्ट के साथ साथ पेपर 2 के लिए जो भी सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबको अपने चैनल पर कराने वाले हैं। तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। ठीक, हम डेली कोशिश करेंगे कि आपको 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड कराएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज सोशल साइंस का शिफ्ट 1 का प्रश्न। चलिए पहला प्रश्न है, यह आपके सोशल साइंस का पहला प्रश्न है। बोल रहा है एस्ट्रोलोब से किसको मापा जाता है। तो एस्ट्रोलोब बताना है कि यह क्या था। तो यह एक अक्षांश बताने वाला यंत्र था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। यह एक अक्षांश बताने वाला यंत्र था। अगला प्रश्न बोल रहा है व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रसायन पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। तो इसका सही उत्तर था उर्वरता बढ़ती है। इसका सही उत्तर आयोग द्वारा दिया गया था कीटनाशक से। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जहाँ तक हमको लगता है कि खाद और उर्वरक होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर कीटनाशक दिया था। ठीक, तो आप लोग देख लीजिएगा इसका उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न बोल रहा है ब्रायलर मुर्गियों का दैनिक भोजन प्रोटीन व वसा से युक्त होता है। पोल्ट्री खाद में निम्न में से किसका उच्च स्तर रखा जाता है। तो इसका सही उत्तर रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई भी विटामिन दिया है, इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है वह स्थान जहां मधुमक्खी पालन किया जाता है तो वह क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एपीकल्चर। क्या हो जाएगा एपीकल्चर, जबकि उत्तर यहाँ पे नहीं दिया है। तो इसका सही उत्तर रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ था। तो दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन था वह 1848 में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1848 में। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था। तो फ्रांस की क्रांति क्या थी, यह एक मध्यम वर्गीय क्रांति थी जिसको बुर्जुआ वर्ग क्रांति कहा गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो भी आपके प्रश्न है सारे आपके 9th और 10th का जो NCERT का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का बुक है उसी से प्रश्न बने हैं। तो आप लोग डेली हमारे वीडियो देखिए और इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना है तो आप सिर्फ 9th और 10th का जो बुक है आपका वहीं पढ़िए। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो इसका प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक का चिन्ह। जो स्वास्तिक का चिन्ह होता है वही इसका क्या था, प्रतीक चिन्ह था। अगला प्रश्न कह रहा है किस संधि द्वारा जर्मन पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी। तो वह था वसीम की संधि, यहाँ पे दिया हुआ है।
वसीम की संधि यहाँ पे इसका सही उत्तर दिया हुआ है, जबकि वर्साई की संधि यहाँ पे होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया है। तो इंग्लिश में इसका वर्साई की संधि ही दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो आपको पता ही होगा, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था और 1918 में यह समाप्त हुआ, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ और 45 में समाप्त हुआ। गुप्त संधियों की नीति किसने बनाई? तो गुप्त संधियों की नीति किसने बनाया था? तो बिस्मार्क ने बनाया था। तो बिस्मार्क उसका सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र बताना ये कौन सा राज्य जो था वह शामिल नहीं था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोवियत संघ था, वह धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था, जबकि जर्मनी था, जापान था और इटली था, ये सभी शामिल थे धुरी राष्ट्र में। अगला प्रश्न है, तिलक मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो 1785 में तिलक मांझी को फांसी दी गई। कब? 1785 में। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म भी आपको याद रखना है, इसका जन्म हुआ था 1750 में, जबकि फांसी दी गई 1785 में, 35 वर्ष की अवस्था में। अगला प्रश्न है, बीज उर्वरक, मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं जिसे कहा जाता है, जिसे फॉर्म प्रणाली कहा जाता है। तो फॉर्म प्रणाली इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक देश है? तो चावल का प्रमुख उत्पादक देश क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। तो चीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप याद रखिए, सबसे पहले चावल, च से चावल और च से क्या हो जाएगा? चाय। च से चावल, च से चाय। ठीक, दोनों में कौन आगे है? दोनों में चीन आगे है। उसके बाद आप रेशम में भी याद रखिएगा, रेशम में कौन आगे है? चीन आगे है। पशुपालन में कौन सबसे अधिक पशु कहाँ पे है? इसमें भी चीन आगे है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इन 4 डाटा को, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित दालों में से एक जो मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद नहीं करता है तो वो क्या है? जो अरहर है वह दाल को उर्वरता बढ़ाने में यह मदद, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में यह मदद नहीं करता है, जबकि मूंग हो गया, चना हो गया और मटर हो गया, यह मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरहर जो है वह मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है? तो खरीफ फसल का उदाहरण क्या है बताना है। तो चावल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चावल जो है यह खरीफ फसल है, जबकि गेहूं है, चना है और मटर है, यह क्या है? यह रबी फसल का उदाहरण है, जबकि चावल क्या हो जाएगा? यह खरीफ फसल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक किसका है? तो बताना है कि भारत अग्रणी, उत्पादन में भी अग्रणी और निर्यातक दोनों में अग्रणी कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। इसका सही उत्तर आयोग द्वारा चाय दिया हुआ है, लेकिन जहाँ तक हमको लगता है कि इसका सही उत्तर दाल होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर चाय दिया है। देखिए, आयोग ने बहुत से प्रश्न का उत्तर गलत दिया है, तो आप लोग जिस प्रश्न में डाउट होगा उस प्रश्न को आप लोग एक बार गूगल से या अपने बुक से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आयोग ने बहुत से प्रश्न के उत्तर गलत दिए थे। ठीक, जहाँ तक हमको पता है इसका उत्तर दाल होना चाहिए। दाल उत्पादन में और निर्यातक में भारत क्या है? सबसे आगे है, लेकिन यहाँ पर चाय दिया हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न बोल रहा है, अरेबिका किस्म की कॉफ़ी शुरू करने में निम्नलिखित में से किस देश से भारत लाई गई थी? तो यह यमन से क्या किया गया था? इसको भारत लाया गया था अरेबिका कॉफ़ी को। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है? तो भोजन के रूप में और पशु के लिए चारे के रूप में प्रयोग की जाने वाली फसल कौन सी है? तो वो मक्का है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूएनओ के एकमात्र महासचिव कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमर अस्कजोल्ड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वह कुल 5 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 5 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है। बोल रहा है, राष्ट्र संघ के चार्टर्ड सदस्य कितने राष्ट्र थे? राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य में कुल कितने राष्ट्र थे? तो कुल 42 राष्ट्र थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके 9th 10th के एनसीईआरटी के हिस्ट्री के ही प्रश्न हैं। बुरा है, बबोन राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था को डहडस की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था। तो वियना की संधि के द्वारा,
कब हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन ए हो जाएगा वियना की संधि। और वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में। कब हुआ था? 1815 में वियना कांग्रेस सम्मेलन हुआ था। और वाटरलू का युद्ध भी कब हुआ था? 1815 में हुआ था। तो इन दोनों डेट को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट कानून 1919 में पारित किया गया था। ये तो सबको पता ही होना चाहिए। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। 1927 में इसका गठन हो गया था। कब? 1927 में इसका गठन हुआ था, लेकिन यह 1928 में, कब? 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। एक और प्रश्न पूछता है कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? देखिए इसमें कुल सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे। देखिए 100 से साइमन और 100 से 7, आप इसको ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। साइमन कमीशन 3 फरवरी 28 को आया था, इसका गठन हुआ था 27 में, और इसमें कुल सदस्य कितने थे? इसमें कुल सदस्य 7 थे। ठीक, एक और प्रश्न आता है कि साइमन कमीशन के पक्ष में कौन थे, यानी इसका समर्थन किसने किया था? तो B.R. अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर ने इसका समर्थन किया था। तो आप इसको भी याद रखिएगा। बोल रहा है अलूरी सीताराम राजू कौन थे? तो बताना है कि अलूरी सीताराम राजू थे वो कौन थे? तो ये आंध्र का आदिवासी नेता थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका, आंध्र का आदिवासी नेता थे। इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन कब हुआ था? तो चर्चिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में 1838 में हुआ था। कब हुआ था? 1838 में चर्चिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में संपन्न हुआ था। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया? तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो है वो 1870 में लागू कर दिया गया। 1870 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो बम्बई की जो चौल थी वह किस प्रकार की इमारत थी? तो बहुमंजिली इमारत थी। कैसी? बहुमंजिली यह इमारत थी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, आप कुछ लोग कमेंट किए थे कि सर इसका PDF हम लोग को प्रोवाइड करा दीजिएगा। तो इसका PDF हम क्या करेंगे, आपको अपने टेलीग्राम पर डाल देंगे। इसका PDF जो है वो हम आपको अपने इस YouTube चैनल का जो टेलीग्राम है हमारा, उस पर डाल देंगे। और आपको टेलीग्राम का जो लिंक है वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो PDF का आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। सारा PDF आपको हम अपना टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे। आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ज्वाइन करके सारे PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है, भारत की पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? तो 1863 में कोलकाता में पहली बार धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद सर्वप्रथम इजाद किसने और कब किया? तो भूमंडलीकरण शब्द का जो याद है बताना है कि किसने और कब किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन विलियमसन ने। किसने किया था? जॉन विलियमसन ने 1990 में किया था। कब किया था? 1990 में जॉन विलियमसन ने किया था। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1966 में। 1966 में, दिसंबर 1966 में ADB की स्थापना किया गया था। एशियाई विकास बैंक की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न बोल रहा है, जापान में छपाई की तकनीक किसके द्वारा लाई गई थी? तो जापान में जो छपाई की जो तकनीक है वह चीनी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? चीनी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लाया गया था। भारतीय भूभाग विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो जो भारतीय भूभाग है वह विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। लेकिन यहीं अगर जनसंख्या पूछेगा तो जनसंख्या हो जाएगा 17.5%। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर जनसंख्या पूछेगा तो जनसंख्या हो जाएगा 17.5%, जबकि भौगोलिक क्षेत्र पूछेगा तो हो जाएगा 2.4%, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोला है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला जो दर्रा है वह सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिक्किम राज्य में। और सिक्किम राज्य में एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है क्या? लेप्चा जनजाति। क्या हो जाएगा? लेप्चा जनजाति। इसको भी आपको याद करना है, ये इस बार BPSC के एग्जाम में पूछा हुआ था। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह भी BPSC के एग्जाम में इस बार पूछा हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? तो बताना है किस नदी का जो उद्गम है वह अमरकंटक नहीं है। जो ताप्ती नदी है इसका उद्गम जो है वह अमरकंटक नहीं है, बल्कि सतलज जो सतपुड़ा की पहाड़ी है वह है। ठीक, सतपुड़ा की पहाड़ी से कौन निकलती है? ताप्ती नदी निकलती है। जबकि नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो याद रखना है, ताप्ती नदी जो है वह सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था? तो यह मानसून जो शब्द है वह अरबी शब्द है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अरब, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ये तो बहुत आसान प्रश्न है। असम में मानस और काजीरंगा दोनों असम में है। रबड़ किस प्रकार की वनस्पति की श्रेणी में आएगा? तो यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सिनकोना वृक्ष पाए जाने वाले क्षेत्रों में वर्षा कितनी होती है बताना है। तो 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होनी चाहिए इसके लिए। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? तो किस राज्य में भारत का सर्वाधिक जनघनत्व है बताना है। तो भारत में सबसे अधिक यानी जो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है तो वह बिहार राज्य में है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिहार राज्य। अगर पूछेगा कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है तब इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। लेकिन बोलेगा जनसंख्या घनत्व तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना बिहार। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में है? तो सभी को पता ही होगा, चीन। सबसे अधिक जनसंख्या चीन में ही है और दूसरा स्थान पर कौन है? अपना भारत है। अगला प्रश्न है बोल रहा है श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनापुरा है। ठीक, श्री जयवर्धनापुरा कोटे यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूटान के क्षेत्रफल का कितना % वन से आच्छादित है? तो भूटान के क्षेत्रफल का लगभग 70% जो एरिया है वह वन से आच्छादित है। भूटान का जो संविधान है वहाँ पे ऐसा व्यवस्था किया गया है कि यहाँ पे किसी भी हाल में लगभग 61% जो क्षेत्र है इसको वन से आच्छादित करना ही करना है। ये इसका भूटान के संविधान में इसका वर्णन किया गया है। लेकिन भूटान में 70% जो एरिया है वह वन से आच्छादित है। तो इसको भी आपको याद रखना है। ये सारे प्रश्न आपके ज्योग्राफी का है, आपका कक्षा 10 और 9 के बुक का हो रहा है। पोखरा किस देश में स्थित नगर है? तो पोखरा सबको पता ही होगा, यह कहाँ पे है? तो यह नेपाल में है। नेपाल में पोखरा स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए कौन सा भिन्न मान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 अनुपात और 1 पे कितना जीरो? 5 जीरो हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न चलेंगे बोल रहा है क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़े को क्या कहा जाता है? तो क्षेत्र में जाकर आप कोई भी आंकड़ा इकट्ठे करते हैं तो उसे प्राथमिक आंकड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक आंकड़ा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार गैस कौन सा था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड। और भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो यह 1984 में। कब हुआ था? 1984 में। तो इसको भी याद रखना है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न बोल रहा है डैश प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया। हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। बताना कि यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है वह महात्मा गांधी का है। किसका है? महात्मा गांधी का है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है वह भूमि जो 5 से अधिक वर्षों के लिए बिना खेती की छोड़ दी जाती है डैश के रूप में जानी जाती है। इसे कृषि योग्य बंजर भूमि, यानी कृषि योग्य तो है लेकिन बंजर है अभी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर देगा, कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में जानी जाती है। भारत में खाद्य उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम। क्या हो जाएगा? भारतीय खाद्य निगम, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम। अगला प्रश्न बोल रहा है भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो भारत में अगर पूछेगा तो श्वेत क्रांति के पिता के रूप में वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। किनको जाना जाता है? वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वर्गीज कुरियन। अगर यही पूछेगा हरित क्रांति के जनक तो क्या हो जाएगा? MS स्वामीनाथन को। तो आपको ध्यान रखना है, अगर श्वेत क्रांति पूछेगा तो वर्गीज कुरियन और हरित क्रांति पूछेगा तो MS स्वामीनाथन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। बोल रहा है ताज़ा पानी मुख्य रूप से सतही अपवाह और भूजल से प्राप्त होता है जिसे डैश के माध्यम से लगातार नवीनीकृत और रिचार्ज किया जाता है। इसे हाइड्रोलॉजिकल चक्र के माध्यम से क्या किया जाता है? नवीनीकृत किया जाता है। तो हाइड्रोलॉजिकल चक्र इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित था किससे? तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर है, इसी से संबंधित था नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, इसको बोला जाता है NBA। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था वह सरदार सरोवर बांध से संबंधित था। ठीक, अगला प्रश्न है आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है
उत्पादित बिजली का कितना परसेंट, तो उत्पादित जो बिजली है इसका लगभग 22% जो है वह जल विद्युत शक्ति से प्राप्त किया जाता है। तो कुल बिजली का 22% जो क्षेत्र है, भाग है, वह जल विद्युत से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह जो प्रश्न था वह बीपीएससी टीआरई में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक, या तो 6 to 8 में पूछा गया हो या 9th 10th का जो ज्योग्राफी का जिनका भी सब्जेक्ट होगा उनमें यह प्रश्न हूबहू यही प्रश्न पूछा गया था। तो समझ लीजिए कि यह जो आपका सेशन है वो आपके स्टेट एग्जाम के लिए ही नहीं और बल्कि बीपीएससी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। लौह अयस्क की गलाने की प्रयुक्त धातु कर्म कोयला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिटुमिनस। क्या हो जाएगा? बिटुमिनस इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न आता है कि किस प्रकार का कोयला सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। तो इसका एक ट्रिक है, देखिए हम बता रहे हैं। सबसे पहला हो जाएगा एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट को ए से याद रखिए। उसके बाद होता है बिटुमिनस, इसको बी से याद रखिए। उसके बाद लिग्नाइट एल से और पिट पी से। देखिए ये अल्फ़ाबेटिकली हम ऑर्डर में इसको सजा दिए हैं। सबसे पहले ए आता है, उसके बाद बी आता है, उसके बाद एल आता है, गैप करने के बाद उसके बाद पी आता है। तो सबसे अधिक एंथ्रासाइड में ए फॉर एंथ्रासाइड, बी फॉर बिटुमिनस, एल फॉर लिग्नाइट। और सबसे खराब कोयला कौन सा है? तो पीट हो जाएगा। तो अब क्रम से आएगा सजाने के लिए, तो आपको भूलना नहीं है। ए फॉर सबसे पहले आता है ए, तो सबसे अच्छा हो जाएगा। उससे अच्छा, उससे थोड़ा खराब बी, उससे थोड़ा खराब एल, और सबसे खराब कौन होता है? पी यानी पीट होता है। तो आप ऐसे इस ट्रिक से याद कीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेट में निहित है। तो मोनाजाइट रेट में कौन निहित होता है? तो थोरियम निहित होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा थोरियम। अगला प्रश्न बोल रहा है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो बिहार में सिर्फ 7% जो क्षेत्र है उसी में वन का फैलाव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 7% क्षेत्रफल। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो ये सभी को पता ही होगा, हमने ऊपर ही चर्चा किया था। काजीरंगा और मानस असम में है। सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? जो सिंगरौली है वह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला का क्षेत्र है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, बोल रहा है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा का जो उदाहरण है कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। कौन कौन सा है? कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। जबकि विद्युत जो है वह प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने के का उद्योग है। तो सबको पता है कि चीनी उद्योग, और उसके बाद कह रहा है कागज होना चाहिए। कागज उद्योग, खिलौना उद्योग और विद्युत उपकरण उद्योग में सबसे छोटे पैमाने कौन सा है? खिलौना उद्योग। इसका सही उत्तर देगा ऑप्शन सी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 1907 में इसकी स्थापना किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है? तो सबसे अधिक जो विदेशी व्यापार होता है भारत में वह समुद्री मार्ग से होता है। भारत में रेल का परिचालन कब हुआ था? तो सभी को पता ही होगा 1853 में भारत में रेल का परिचालन मुंबई और थाने के बीच में किया गया था। संसार के सबसे ऊंची सड़क कहाँ स्थित है? तो लद्दाख का जो उमांगलिंग दर्रा है वहीं पर संसार की सबसे ऊंची जो सड़क है वह स्थित है। तो इसको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। वो रहा है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो सुनामी, बाढ़ और भूकंप जो है वह प्राकृतिक आपदा है, जबकि जो आतंकवाद है वह प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि यह कृत्रिम आपदा है, मानव वाला आपदा है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो मानचित्र में नीले रंग से आपको बताना है किस भाग को दिखाया जाता है। तो नीले रंग द्वारा किसको दिखाया जाता है? जल को दिखाया जाता है। तो नीला ग्रह, इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि नीले रंग से जल को दिखाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पटना में किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस राज्य में, किस जिला में अवस्थित है? तो कहलगांव जो तापीय विद्युत परियोजना है वह बिहार के भागलपुर जिला में है। एक और है बरौनी। बरौनी कहाँ पे है? तो बताना है कि आपको बरौनी कहाँ पे है। तो बरौनी सही, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि जो बरौनी जो है वह कहाँ पे अवस्थित है। एक और है कांटी। तो कांटी जो है वह मुजफ्फरपुर में है, लेकिन आपको बताना है कि जो बरौनी है वह कहाँ पे अवस्थित है। कहलगांव बोला है तो कहलगांव क्या हो जाएगा? भागलपुर में हो जाएगा।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 का जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर बताना था, कितनी हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर दिया हुआ है 0.6382, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है पिनासे की सैनिक सरकार कितने वर्षों तक सत्ता में रही? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 वर्षों तक सत्ता में रही थी। बेल्जियम में देखिए, अब यहाँ से पॉलिटी का जो प्रश्न है वह शुरू हो गया। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा था, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भाषा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? तो सबको पता है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। इसे इंग्लैंड की सब जगह को क्रांति कहते हैं, लेकिन इसे इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ऐसी क्रांति थी जिसमें एक का भी व्यक्ति का भी रक्त नहीं बहा था, इसीलिए इसे गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं। तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति आपको याद रखना है कब हुई थी? 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। और गौरवपूर्ण क्रांति इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे किसी का भी रक्त नहीं बहा था। अगला प्रश्न है लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? तो कल्याणकारी राज्य जो है वह नीति निर्देशक तत्व में लिया गया है, जो संविधान के भाग किस में है? संविधान के भाग 4 में है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भाग 4 में है। बोल रहा है रीपोलिंग है, तो रीपोलिंग क्या है? तो रीपोलिंग मतलब क्या होता है? री मतलब क्या होता है? दोबारा। तो क्या होता है? दोबारा मतदान। रीपोलिंग क्या हो जाएगा? दोबारा मतदान, यानी पुनः मतदान, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला देश कौन सा है? तो समान मताधिकार प्राप्त करने वाला पहला देश बताना है कौन हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। एक और प्रश्न पूछा गया था इस बार बीपीएससी में कि चीन लोक गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1949। आप इसको भी याद रखिएगा, यह बीपीएससी में इस बार पूछा हुआ प्रश्न था। बड़ा भारत में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना ये दोनों कहाँ से लिया गया है? दोनों भारतीय संविधान में रूस के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है, जबकि राज्यसभा के कार्यकाल जो होता है वह कोई फिक्स नहीं रहता है कितने वर्षों का होता है, क्योंकि वह एक अस्थायी सदन है और लोकसभा क्या है? यह अस्थायी सदन है, इसलिए इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। बोला है किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को क्या कहते हैं? उसे उपचुनाव कहा जाता है, ये तो सभी को पता ही होगा, उपचुनाव कहते हैं। मतदाता पहचान पत्र के अलावा और कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14। बोल रहा है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितना सीट आरक्षित है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट जो है वह आरक्षित है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा जो कार्यकाल है वह 6 साल किया गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था, आपको ये भी याद रखना है। और 44वां पूछेगा तो कब हुआ था? 1978 में हुआ था। तो ये दोनों डाटा को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है विधानसभा का नेता होता है, तो विधानसभा का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री विधानसभा के नेता होते हैं, जबकि लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री होते हैं। राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा को विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? तो आर्थिक बराबरी जो है वह समानता के अधिकार में शामिल नहीं है, जबकि कानून के समक्ष समानता यह जो है इसे समानता के अधिकार में शामिल किया गया है। उसके बाद है अस्पृश्यता का उन्मूलन, इसे भी समानता में शामिल किया गया है। रोजगार के अवसर की समानता, इसे भी शामिल किया गया है। रोजगार के अवसर की समानता यह अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 16 में है। और इस बार जो दरोगा का एग्जाम हुआ था तो यही प्रश्न पूछा गया था कि रोजगार के अवसर की समानता किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 16 में इसका वर्णन किया गया है। इस बार का जो दरोगा का एग्जाम हुआ इसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक, जबकि आर्थिक बराबरी है इसे समानता के अधिकार में नहीं रखा गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य राजनीतिक अधिकार नहीं है? कौन सा एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार जो है वह एक राजनीतिक अधिकार नहीं है, जबकि मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और सरकार की आलोचना करने का अधिकार यह एक राजनीतिक अधिकार है, जबकि किसी धर्म को स्वीकार करना राजनीतिक अधिकार नहीं है।
निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? तो यह एक भारत क्या है? धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। यहाँ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। भारत देश का कोई अपना धर्म नहीं है, यानी धर्मनिरपेक्षता का यहाँ सिद्धांत है। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बोल रहा है सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? तो सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम है लोकतंत्र को सशक्त बनाना। लोकतंत्र को सशक्त बनाना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संघीय राज्य की विशेषता नहीं है? तो संघीय राज्य की विशेषता है नहीं है इकहरी शासन व्यवस्था। क्या हो जाएगा? इकहरी शासन व्यवस्था, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि लिखित संविधान, उसके बाद से शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय, यह सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है तो अपने पद ग्रहण के दिन से। कब से? अपने पद ग्रहण के दिन से रहता है। अगला प्रश्न है संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो सैन्य शक्ति की स्थापना। क्या था? सैन्य शक्ति की स्थापना क्या था? संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था। चिपको आंदोलन का आरंभ किस राज्य से हुआ? तो सबको पता है चिपको आंदोलन कहाँ से हुआ था? उत्तराखंड से हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। उत्तराखंड से सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है इनमें से कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? तो बताना है कि 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर क्या होगा। तो विविधता में एकता, यह लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। सर्वधर्म समभाव, यह भी मजबूती प्रदान करता है। विविधताओं का सामंजस्य का अभाव और संघर्ष, यह लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक और ऑप्शन दिया हुआ है विविधताओं का राजनीति पर प्रभाव, यह लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। बोल रहा है बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो काशीराम। कौन थे? काशीराम बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। काशीराम बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? तो निष्पक्ष चुनाव, इस पे जो है लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है, क्योंकि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा निष्पक्ष चुनाव। जातिवाद पे नहीं करता है, समाजवाद पे नहीं करता है, और इनमें से कोई तो ऑप्शन होगा नहीं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? तो बहुसंख्यकों का शासन, यह देखने को नहीं मिलता है। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा, बहुसंख्यकों का शासन। अगला प्रश्न बोल रहा है विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न बोल रहा है किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं? तो वैशाली का जो लिच्छवी गणतंत्र है वह विश्व का पहला गणतंत्र था। इसी बात से यह बात स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें क्या है? गहरी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी वैशाली की लिच्छवी गणतंत्र, इसी से प्रतीत होता है। तो फ्रेंड यही आपका जो आपके सब्जेक्ट से 150 प्रश्न, आपको पता है कि आपका एग्जाम होने वाला है स्टेट का, जिसमें से आपका जो 50 प्रश्न है वो सबके लिए कॉमन होने वाला है। यानी 50 प्रश्न में आपको 30 नंबर का जो है वो आपको सीडीपी से लगभग समझिए सीडीपी से यानी पेडागोगी से प्रश्न रहेंगे, और जबकि इसमें से जो 20 प्रश्न होंगे वो आपके जीए से प्रश्न होंगे, जबकि इसमें से 150 में से जो 100 प्रश्न होंगे वो आपके सब्जेक्ट से प्रश्न होंगे। तो आज हमने टोटल 100 प्रश्न को अपने इस चैनल पर करा दिया है। फिर हम लोग इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें हम 50 प्रश्न आपका सीडीपी के साथ साथ जीएस का जो प्रश्न है उसको कराएंगे। ठीक, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए, क्योंकि हम टोटल जितना भी स्टेट का एग्जाम हुआ है, जितने भी सब्जेक्ट का अपने इस चैनल पे कराने वाले हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद। हाँ, एक बार और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जाकर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर लोड कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।